नमस्कार। एमवीसी क्लासेज इंदिरा नगर बाड़मेर में आप सभी प्रतियोगियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम राजस्थान जीके और करंट की जो डेली क्लास है उसके साथ में हिंदी, जो सामान्य हिंदी जो व्याकरण होती है उसका जो है एमसीक्यू के माध्यम से अध्ययन शुरू कर रहे हैं। और इसमें बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स है जो हिंदी के अंदर, हिंदी व्याकरण में जो आम विद्यार्थी के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है उसका भी निदान हम साथ में करते जाएंगे। और आप देखना, आपको बहुत आनंद आएगा। आप एक बार वीडियो जरूर देखें और उसके बाद में इसके बारे में अपनी राय भी दें। और ये हिंदी व्याकरण है जो आज के समय में जो हर कंपटीशन है, उस हर कंपटीशन में इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। यानी कि जैसे कि एसआई का जो कंपटीशन होता है, एसआई में एक पूरा पेपर है वो हिंदी का होता है। और उसमें जो हिंदी व्याकरण है उसका मतलब उसकी सफलता में हिंदी की बहुत बड़ी भूमिका होती है। उसी प्रकार से आरएएस में भी एक पेपर जो हिंदी और अंग्रेजी का संयुक्त रूप से होता है। और छोटे कंपटीशन जितने भी हैं उन सभी में भी हिंदी की अपनी भूमिका रहती है। इसलिए आप अ, हमारे इस चैनल के माध्यम से भी अगर पसंद करते हैं तो हिंदी ज़रूर पढ़ें। और ये मैं गारंटी के साथ में कहता हूँ कि आपको इसके अंदर हिंदी की ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको जो मिलेगी जो आप एकदम आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है क्या। तो चलो करते हैं शुरुआत। हिंदी वर्णमाला हिंदी व्याकरण का पहला टॉपिक है जिन्हें आप स्वर और व्यंजन कहते हैं। यानी हिंदी वर्णमाला की जो शुरुआत होती है उसका पहला अक्षर है जिसे कहते हैं अ। क्या कहते हैं? अ। और हिंदी वर्णमाला पूरी बनी हुई किस पर है? इसी अ पर है। इसलिए इसको शहीद वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शहीद वर्ण भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो शहादत है उस शहादत पर पूरी हिंदी वर्णमाला बन गई। यानी हिंदी हिंदी के जितने भी जो 53 वर्ण हैं वो सभी की जो है उसकी भूमिका में सर्वप्रथम इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब चलते हैं सीधा प्रश्न पर। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन वर्गों का गलत विकल्प है। यानी कि आपको उच्चारण स्थान के आधार पर, किसके आधार पर? उच्चारणों के आधार पर आपको ये बताना है कि व्यंजन वर्गों का है वो गलत विकल्प इस निम्न में से कौन सा है। और इसका जो है अ में आया है ट ठ ड, और इसका उच्चारण स्थान इन्होंने बताया मूर्धन्य। त थ द का इन्होंने बताया है कोमल तालु। च छ ज का बताया है तालव्य। और प फ ब का बताया है होस्ट। इस प्रकार से ये जो अब सद इसके जो ऑप्शन हैं, अब इसमें से आपको बताना है कि इसमें से एक ऑप्शन है वो क्या है, गलत है। अब जैसे कि ये ट ठ ड और इसका इन्होंने बताया है मूर्धन्य, तो ईचु ईसा नाम, जैसे कि हिंदी वर्णमाला में अगर आप संस्कृत की वर्णमाला भी के साथ में अगर इस्तेमाल करते हैं तो हिंदी वर्णमाला है वो आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगी। देखिए, अकुह विसर्जन्यानाम कंठ। क्या? अकुह विसर्जन्यानाम कंठ, ये संस्कृत का एक सूत्र है जिसके माध्यम से पूरे उच्चारण स्थानों में पहले जो कंठ ध्वनि से उत्पन्न होने वाले जो हमारे जो हिंदी में स्वर और व्यंजन है वो सभी आ जाते हैं। अब देखिए इसके अंदर अकुह, एक इसमें आप याद रखना कि जो भी उच्चारण स्थान है जैसे कंठ हो, तालु हो, अपना दंत हो और अपने जीवा हो, इसमें से सभी के साथ में दो दो स्वर है। जैसे कि ये अकुह अकुह विसर्जनिया नाम कंठ, तो इसमें दो स्वर अ आ रहा है तो अ के साथ में आ भी है। क्या है? अ के साथ में आ भी है। अब देखो ये स्वरों में सबसे पहले दो वर्ण कौन से? ये स्वरों में दो पहले। उसके बाद में व्यंजनों की शुरुआत कहां से होती है? क से होती है। तो क से हो गया पूरा क वर्ग। कितना? क वर्ग। लेकिन अंतिम जो ड है उसको आप क वर्ग में शामिल नहीं करोगे, वो नासिका वर्ण है। उसके बाद में ह और उसके बाद में विसर्ग। ठीक है, ये सभी है, इनका उच्चारण कहां से होगा? कंठ से होगा। उसके बाद में दूसरा आता है ईचु ऐसा नाम तालु। क्या? ईचु ऐसा नाम तालु। अब देखिए ये चू य सा नाम तालु, इसका मतलब ये हुआ कि ये है
इनका उच्चारण होगा तालु से, और ये ध्वनियां कैसी कहलाएगी, ये तालुवीय ध्वनियां कहलाएगी। अब इसके अंदर भी देखो ई आया है, तो ई होगा और ई के साथ में बड़ी ई और आएगी, और चू से पूरा च वर्ग, और य, ठीक है। ये है जो इनका उच्चारण स्थान, वो कहाँ से होगा, वो तालवे से होगा। कहाँ से होगा, तालवे ध्वनि से होगा, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है रटु रसाणाम मर्दा। तो ये देखो र, री और टू टू। अब देखिए हिंदी के अंदर री नहीं होता है स्वरों में, लेकिन संस्कृत में ये होता है री और बड़ी री दोनों ही। लेकिन हिंदी के अंदर रटु रसाणाम, उसके साथ में ट वर्ग, ट वर्ग के अंदर ट ठ ड, और इसने लिखा है मूर्धन्य। इसका मतलब ये एकदम सही है। उसके बाद में आता है रटु रसाणाम मर्दा, लर्तु लसानाम दंता, तू से पूरा त वर्ग, और इसने यहाँ लिखा है कोमल तालु, तो ये गलत हो जाता है, ठीक है ना। ये और इचु ईसा नाम तालु, तो ये ये देखो स नंबर ऑप्शन है, ये सही है। और उपु पद्मन्या नाम होस्टो, तो ये भी सही है। तो इसका जो गलत है वो कौन सा है, वो है वो ऑप्शन है, वो गलत है, क्योंकि ये होता है लतु लसानाम दंता, यानी कि त थ और द, ठीक है ना। इनका उच्चारण कहाँ से होगा, दंत से होगा, और ये ध्वनियाँ कैसी कहलाएगी, दंतीय ध्वनि कहलाएगी। और एक आपको इसके अंदर ट्रिक बता दूं कि ये अकु है, जैसे कि अपना पहला जो उच्चारण स्थान वो कौन सा है, कंठ है। कौन सा है, आप देखिए कंठ है ना, और कंठ के अंदर क वर्ग है। कौन सा है, क वर्ग है। देखिए कंठ का पहला अक्षर क, और क वर्ग का भी पहला अक्षर क्या हो गया, क। तो ये तो आपकी सॉल्यूशन, ये समस्या हमेशा के लिए खत्म हो गई कि क वर्ग का उच्चारण कहाँ से होगा, तो कंठ से होगा। दूसरा देखिए ये जो दंतीय ध्वनियां है, तो ये जो त वर्ग आता है ना, त वर्ग का तीसरा अक्षर क्या है, द है। तो द किसके अंदर आया, त वर्ग में आया। तो आपको इतना ही दिमाग रखना है कि त वर्ग का उच्चारण ऐसे स्थान से होगा जो उसमें वो उसका जो पहला अक्षर होगा वो उसी त वर्ग के अंदर है। तो त वर्ग के अंदर तीसरा अक्षर द है ना, द से अपन क्या कहते हैं, दंत कहते हैं। तो ये इसके अंदर सेट हो गया। और आगे भी इसी प्रकार से आपको इनका कॉम्बिनेशन है वो आपको बना के देंगे, और एकदम हिंदी सरल हो जाएगी। चलते हैं आगे, और आगे आगे जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 2, कि निम्न में से कंठ्य वर्ण नहीं है, यानी कि आपको वो बताना है जो कंठ का, जिसका उच्चारण कंठ से नहीं हो। अब पहले तो ये देख लेना कि कंठ्य वर्ण कौन से। अभी आपको बताया था कि अ कु ह विसर्जन्या नाम कंठ। देखिए हिंदी वालों के लिए अगर संस्कृत का भी अगर उनके साथ में अगर उनका जो सब्जेक्ट रहा है ना, तो उनके लिए हिंदी बहुत सरल हो जाती है, क्योंकि हिंदी है वो संस्कृत से ही निकली हुई है, ठीक है ना। इसलिए संस्कृत को हिंदी की माँ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माँ कहा जाता है। उसकी जो जननी है वो कौन है, संस्कृत है, संस्कृत से। और सिंधी जो उर्दू है, उर्दू को हिंदी की मौसी कहा जाता है। अब देखिए अ है ना, तो ये अ, और इसके साथ में क्या हो गया, आ, और कु से पूरा क वर्ग। क वर्ग में लास्ट वाला जो पांचवा अक्षर है वो इसके अंदर नहीं होगा, वो नासिका वर्ण होगा। और तीसरा हो गया ह, और विसर्जन यानी विसर्ग। ये सभी हैं, ये सभी कंठे ध्वनियां कहलाती है। अब आप इसमें से देख लो कौन सी इसमें से कंठे ध्वनि नहीं है। देखिए ये अ पहला स्वर आ गया, सही है, ये है कंठे। इसमें अ भी आ गया, ये भी अपना कंठे है, और क भी आ गया। तो इस प्रकार से क्या रह जाता है, ण रह जाता है। और ण है वो क्या है, कौन सा वर्ण है, न है वो है नासिका, यानी कि इसका बोलने उच्चारण करने पर किसका प्रयोग होगा, नाक से ये ध्वनि निकलेगी, तब जाकर ये वर्ण है वो बोला जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या है 3, स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, यानी कि ऐसे वर्ण जिनका बोलने पर जीवा है जो है, जो आपस में क्या किसी तालु से या किसी से क्या होती है, वो आपस में स्पर्श करती है। जब दो उच्चारण स्थानों का आपस में संघर्ष होगा उससे ध्वनि निकलेगी, और वो क्या कहलाएंगे, स्पर्श संघर्षी कहलाएंगे। आप देखिए इसमें से आप निकाल दो, जैसे कि अ आ रहा है तो ये कंठ्य है, इसको छोड़ो आप। क वर्ग में ख भी आता है तो ये भी निकाल दो आप, ये दोनों तो क्या हो गए, कंठे हो गए। फिर ये च वर्ग आ गया,
देखिए च, छ, ज और ये, इनको स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं। क्योंकि आप देखो च बोलो तो च बोलने पर आपकी जीवा है जो नीचे दांतों को स्पर्श कर रही है। छ बोलिए, छ बोलते समय भी यही समस्या आ रही है। तो इस पर इस कार से ये जो है द ऑप्शन के अंदर क्या है, च है ना, वो अपना स्पर्श संघर्षी है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। और प्रश्न संख्या 4 की ओर, और प्रश्न संख्या 4 में है कि निम्न में से दंतोष्ठ वर्ण है कौन से? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण दो उच्चारण स्थानों के मिलने से होता है। किनका? दो उच्चारण स्थान है, उन वो साथ में मिलने से उनका उच्चारण स्थान होगा, वो कौन सा है? और ऐसे हिंदी वर्णों में कुल 6 वर्ण यानी दो दो के जोड़े हैं, जो दो दो के दो दो उच्चारण स्थानों के मिलने से बोलते हैं। एक तो इसके अंदर दंतोष्ठ आ गया, यानी कि ऐसे वर्ण है जिसके अंदर दंत और ओष्ठ दोनों के बोलने से, तो वकारस्य दंतोष्ठ कहा जाता है। क्या? वकारस्य, वफारस्य, यानी कि एक तो व और दूसरा फ, इन दोनों को बोलने में ये दो ऐसे शब्द हैं, दो अक्षर ऐसे हैं जो दंत और ओष्ठ दोनों के मिलने से क्या बोले जाएंगे? व और फ बोला जाता है। ठीक है। दूसरा है एदतो, एदतो दंत तालु। क्या? दंत और तालु, दंत और तालु के मिलने से दो शब्द और बोले जाते हैं जिनको एदोतो कहा जाता है। और एदोतो का मतलब होता है हिंदी वर्णमाला के जो स्वर हैं, स्वरों के ए और आई, ये कहलाएंगे एदोतो, और इनका उच्चारण स्थान भी दो उच्चारण स्थानों के मिलने से होता है। तीसरा है ओदोतो दंतोष्ठ। क्या होगा? ओदोतो दंतोष्ठ। आप देखिए ओदोतो का मतलब हो गया ओ और औ। क्या हो गया? ओ और औ। इस प्रकार से कुल हिंदी वर्णमाला के स्वरों और व्यंजनों में से 6 वर्ण ऐसे हैं जो है दो दो जो है उच्चारण स्थान है उनके मिलने से बोला जाता है, अकेले वो नहीं बोले जाते। और एक इसमें यह भी याद रखना कि इन 6 वर्णों में से 4 ऐसे हैं जो कौन से हैं? स्वर है। ठीक है। और वो है, वह के अंदर भी अर्ध स्वर में यवरल है, वो अर्ध स्वरों में गिने जाते हैं। तो उसके अंदर वो भी है, इसके अंदर वैसे स्वरों में ही आता है, अर्ध स्वर कहला जाता है। लेकिन पीछे क्या खाली रह गया? वह रह गया। अब देखो दंतोष्ठ है ना, अब देखिए दंतोष्ठ के अंदर पीछे क्या आ रहा है? ओष्ठ आ रहा है, आ रहा है। और ये क्या दोनों ओ और औ, इसका मतलब जहां से ये बोले जा रहे हैं ना, वो शब्द भी उसके जैसे हैं। दंतोष्ठ, इसके अंदर ओष्ठ पीछे आ रहा है, ओ का भी पहला अक्षर क्या है? ओष्ठ का पहला औ है, ये भी है। तो ये आपको याद रखने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि दंतोष्ठ, दंतोष्ठ डबल कैसे आगे? हाँ, वकार से दंतोष्ठ, जी हाँ मूली ऐसे मूला, जी हाँ मूली ऐसे मूली, जी हाँ मूली नस्कर अकुह विसरे कंठे चूसनाम तालु रठूसनाम मर्दा लतुलसनाम दंता वो बने वस्तु एदतो कंठो तालु ओदतो कंठोष्ठ। ये होगा अपने वो कंठोष्ठ होगा, दंतोष्ठ नहीं होगा। इसको क्या होगा? कंठोष्ठ होगा। क्या कहलाएगा? कंठोष्ठ। ये तो दंतोष्ठ तो ये हो जाएगा व और फ। तो इसके देखो कंठोष्ठ के अंदर भी ओ आ रहा है, तो ये इसके अंदर 7% दंतोष्ठ है, तो दंतोष्ठ वाले वो व और फ हो जाएगा। फिर दंत तालु वाले ए और आई हो जाएगा। अब इसमें से आप देख लो व और फ में से कौन सा है? इसके अंदर फ आ रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा? दंतोष्ठ हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न संख्या 5 है। इसमें है कि निम्न में से निम्नलिखित विकल्पों में से द्वित्व व्यंजन का सही उदाहरण कौन सा है? देखिए कैसा व्यंजन है? द्वित्व। द्वित्व का मतलब ऐसा हुआ कि ऐसे दो वर्ण आने चाहिए, दो ऐसे वर्ण लगातार एक ही वर्ण है, दो बार आए। क्या? कोई भी वर्ण हो, जैसे कि क आ गया तो आगे भी क आना चाहिए, जैसे ये, और ये क आधा होना चाहिए, यानी कि इसके अंदर खाली क्या है? जो इसमें से स्वर निकला हुआ, यानी कि ये इसमें व्यंजन होगा पूरा, और ये स्वर और व्यंजन जिसके अंदर पहला वर्ण जो अधूरा होगा उसके अंदर खाली व्यंजन होगा, और दूसरे वाले में स्वर और व्यंजन दोनों होंगे।
तो वो होने चाहिए। द्वित्व व्यंजन का अर्थ यही होगा, कोई भी शब्द अक्षर आए लेकिन वो पूरा आना चाहिए। एक पूरा आएगा और एक आएगा आधा। तो इसमें से आप कंडीशन देख लीजिए कौन सा है। ये देखो सच्चा है ना, तो सच्चा के अंदर पीछे च आ रहा है, वापस च आ रहा है, और ये दोनों कैसे, ये इस द्वित्व व्यंजन का क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। और 6 में क्या है कि इनमें से कौन सा अघोष वर्ण है। कैसा, अघोष वर्ण। हिंदी वर्णमाला में जब अपन अक्षरों का, वर्णों का उच्चारण करते हैं, उसमें कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिनको बोलने के अंदर अपन को बहुत कम समय लगता है, या फिर अपनी ऊर्जा है वो बहुत कम खर्च होती है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिनका बोलने में अपन को जोर आता है, यानी उसके लिए हमें अपनी जो ऊर्जा है वो खर्च करनी पड़ती है। तो इस आधार पर हिंदी वर्णमाला में वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो है अघोष। अघोष का अर्थ ये हुआ कि बोलो लेकिन ऊर्जा कम खर्च हो या फिर जोर बहुत कम लगे। दूसरा होगा सघोष। क्या होगा, सघोष। अब आप देखिए अघोष है, तो अघोष के अंदर पहले तो ये देख लीजिए इनकी संख्या कितनी है, अघोष कितने होते हैं और सघोष कितने होते हैं। अब देखिए एक थोड़ा सा दिमागी फॉर्मूला है कि अघोष के अंदर पहला वर्ण कौन सा है, अ है। अ है हिंदी वर्णमाला का कौन सा अक्षर है, पहला अक्षर है। अब आप ये देखिए कि इस शब्द के अंदर कुल अक्षर कितने हैं, तो अ 1 2 और 3, यानी कि ये 3 लिख दिए। कुल कितने हो गए, 13। इसका मतलब ये हुआ कि अघोष है वो कुल कितने हैं, 13 है। दूसरा देखिए सघोष। अब ये जो 13 है, 13 को आप उल्ट दो, यानी कि 13 को क्या कर दो, 13 में 1 है वो पीछे ले जाओ और 3 है वो आगे लेके आ जाओ। कितने हो गए, 31 हो गए। इसका अर्थ ये हुआ कि अघोष तो हो गए 13 और सघोष कितने हो गए, 31 हो गए। अब अपन को पढ़ना है कि अघोष वर्ण कौन से होते हैं। तो अघोष वर्ण है जो प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरा, यानी कि शुरुआत में अपने में जो बोलते हैं, कोई भी अक्षर बोलेंगे तो उसमें थोड़ा समय कम लगता है। तो जैसे कि कोई भी वर्ग है, जैसे कि क और ख, उसी प्रकार से च और छ, उस आगे वाला नेक्स्ट उसमें ट और ठ, फिर अपने त वर्ग में त और थ, फिर प तो प और फ। अब ये गिनो कुल कितने हुए, 1 2 4 6 8 और 10। 10 तो ये हो गए, और 3 हो गए ऊष्म वर्ण, एक स, दूसरा स और ये, यानी कि कुल ये कितने हो गए, 10 प्लस 3 ऊष्म, कुल कितने हो गए, 13 वर्ण हो गए। और वो 13 वर्ण वो क्या है, अघोष वर्ण है। अब आपको इसमें से देखना है निम्न में से कौन सा है वो इसके अंदर आ रहा है। तो देखिए ये ऊष्म वर्णों का स है वो इसके अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब अपना उत्तर क्या होगा, ये होगा अघोष वर्ण। तो अघोष ये है, तो इसका मतलब दूसरे वाले सभी क्या है, सघोष है। देखो ये आ जाएंगे अंतस्थ, ठीक है, तो वो सघोष के अंदर सघोष में आ जाएगा। ये ऊ है, तो देखिए सभी स्वर है ना, सभी स्वर कितने, जो हिंदी वर्णमाला में जितने भी स्वर हैं अ से लेकर और औ तक, वो सभी हैं वो सघोष में आते हैं। किस प्रश्न संख्या 7 है कि न ल र स ज ये वर्ण कहलाते हैं। तो ये सभी जो वर्ण है वो क्या कहलाते हैं, पार्श्विक वर्ण, नहीं सॉरी वत्सर्य वर्ण। कैसे, वत्सर्य वर्ण है, यानी कि वत्सर्य वर्ण वो होंगे जिनका जो उच्चारण होता है वो दांत होते हैं ना, इन दांतों के मूल से, अच्छा दांतों की जो जड़ है ना, उस जड़ से इन वर्णों का क्या होगा, उच्चारण होगा। वत्सरी वर्ण है, इनका जो उच्चारण होगा वो दांतों के मूल से होगा। और इसमें जैसे र है ना, उसको र को आप पार्श्विक और लुंठित वर्ण भी कहते हैं। क्या, इसको लुंठित, लुंठित यूं कहते हैं कि ये बोला जाएगा और धड़ाक से नीचे गिर जाता है, ये कंपन जात वगैरह ये है। तो ये हो गया आपका 7वां सवाल। और आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या है 8वां। और 8वां प्रश्न ये है कि जिन स्वरों के उच्चारण में
पूरा श्वास मुंह से निकलता है, यानी कि पूरी पूरी जो श्वास है वो बाहर निकल जाती है मुंह से, तो उन्हें क्या कहते हैं? देखिए, ये श्वास के आधार पर, श्वास वायु के आधार पर जो हिंदी की वर्णमाला की जो है, हिंदी वर्णमाला में सब अक्षर हैं वो अनुनासिक, और दूसरे इनको कहते हैं निरनुनासिक। क्या? निर अनुनासिक। ये दो वर्ण इनको कहेंगे, ठीक है। और अब देखिए, अनुनासिक का अर्थ ये हो गया कि जिन स्वरों के उच्चारण में पूरा श्वास मुंह से निकलता है, ठीक है ना, पूरा श्वास है वो मुंह से निकल रहा है, तो वो हो गए निरनुनासिक। क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे निरनुनासिक। और जहां पर जिन स्वरों के उच्चारण में पूरा श्वास है वो मुंह से भी निकल रहा है, और दूसरा कहां से निकल रहा है? नाक से निकल रहा है। अगर दोनों से अगर निकल रहा है तो उनको कहेंगे अनुनासिक। जैसे कि अपन कोई भी शब्द है, जैसे अ है, तो अ के ऊपर अपने चंद्र बिंदु लगा दिया तो अंग, तो अंग जैसे ही बोलेंगे तो अपनी मुंह से भी निकल रही है, तो न से भी और नाक से भी निकल रही है, तो ऐसे स्वर तो है वो कहलाएंगे क्या? अनुनासिक। और जिसमें खाली मुंह से निकले तो वो होंगे निरनुनासिक। कैसे होंगे? निरनुनासिक। अगर संयुक्त अक्षरों की बात की जाए तो वो 4 होते हैं, स, त्र, ज्ञ, स्वर, और इसमें अनुस्वार आया है तो अनुस्वार, और एक होता है विसर्ग। ये 2 होते हैं हिंदी वर्णमाला में, वो अलग ही हैं, यानी कि इनका किसी के साथ में कि योग नहीं है। और जिनका किसी के साथ में योग नहीं होता ना, उनको कहते हैं अयोगवाह। क्या कहते हैं? अयोगवाह। तो ये अयोगवाह है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या है 9 के नीचे दिए गए 2 कथनों के आलोक में निम्न विकल्पों में से सही उत्तर कौन सा है? अब आपके सामने इनके जो 4 एक कथन है और 2 कथन दे रखे हैं। अब इन कथनों में से कौन सा कथन है वो सही है, और कौन सा कथन है वो सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो आप देखिए, पहला देखिए इसके अंदर कथन, वो आप पढ़िए। पहला कथन ये कह रहा है कि न ह वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है। देखिए, हिंदी वर्णमाला में अगर थोड़ा बहुत संस्कृत का यूज करो तो हिंदी सरल हो जाती है। तो आप देखिए, इसका एक फॉर्मूला है, हिंदी में एक सूत्र है संस्कृत के अंदर, अकुह विसर्जन्या नाम कंठ। अ का मतलब अ के साथ में आ, ठीक है। कु का मतलब क, ख, ग, घ, और ह, इन सभी का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। इसका मतलब ये बात तो सही हो गई। फिर आता है री और उ, दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान मुर्दा है। पहली बात तो ये कि हिंदी में इस शब्द की एक अक्षर की बात होती ही नहीं है। दूसरा, इसने कह दिया कि इन दोनों का स्थान मुर्दा है, तो रटु रसायणा मृदा, इसका मतलब ये हुआ कि री, बड़ी री, वो संस्कृत में, हिंदी में तो इसका ये लिखा हुआ ये भी गलत है। और इसके साथ में ट वर्ग, तो उनका उच्चारण स्थान तो होगा मुंह से, मुर्दा से, लेकिन उसके अंदर ऊ नहीं आता है, ठीक है ना। उसके अंदर क्या नहीं आता है? ऊ नहीं आता है। अकु विसर्जन्या नाम कंठ, ईचु नाम तालु, रटु नाम मृदा, ये उपु पद्मान्या नाम होस्टो, ये आता है होस्ट के अंदर। ऊ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? होस्ट से होता है। इसका मतलब कथन 1 सही है, 2 सही नहीं है। तो अब आप ऐसा ऑप्शन देखो, 2 है, कथन 1 सत्य है और कथन 2 असत्य है। तो इसका अर्थ ये हो गया, अपना जो 2 ऑप्शन है वो सही है। चलते हैं आगे, और प्रश्न संख्या 10। देखिए कि निम्न में से कौन सी ध्वनियां अघोष है? ये वापस अघोष का सवाल आया है। किसका? अघोष का। अब इसके अंदर दे रखा है इसने थ, ज, त, व और प। पहला तो अघोष कितने, अघोष और सघोष का थोड़ा सा अपने विस्तार से पहले अध्ययन कर लिया। अब आपको बता दें कि अघोष वो होंगे जो पहले, प्रत्येक वर्ग है उसका पहले 2 अक्षर, प्रत्येक वर्ग के पहले 2 अक्षर कौन से? जैसे ये क आ गया और ख आ गया। उसके बाद में च वर्ग के पहले 2 अक्षर ले लो, च,
और ये हो गया छ। फिर आप ट वर्ग के दो अक्षर ले लो, ये हो गया ट और दूसरा हो गया ठ। उसके बाद में त वर्ग के दो, तो ये हो गया त और दूसरा हो गया थ। फिर आप प वर्ग के दो ले लो, प और फ, और इसके बाद में तीन और कौन से, ये च, ये स, और ये हो गया स। अब देखिए इनमें से में वो कोई आ रहा है तो आप देख लो, जैसे कि क ऑप्शन के अंदर थ है, क्या है, थ है, तो इसका मतलब ये है। फिर आ रहा है ज, तो च छ तो है, ज है वो अघोष नहीं है, सघोष है, इसका मतलब ये हो गया गलत। फिर त आ रहा है, इसका मतलब ये राइट है। फिर आ रहा है व, तो देखिए च स श ये है, ये तो ये यवरल है, क्या है, अंतस्थ है, ठीक है ना, इनको यण कहा जाता है। और ये है सघोष, क्या है, सघोष है। फिर आ गया प, तो ये आ रहा है इसके अंदर, तो इसका मतलब ये। अब आप इसमें से वो देख लो, एक तो क, ग और ड़, क ग ड़, तो आप देखिए ये यहाँ पर क है, क का सही है, ग सही है, और उसके बाद में ड़, यानी कि ऑप्शन नंबर स वो एकदम सही है। चलो आगे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11 है। प्रश्न संख्या 11 ये कहता है कि जब एक ही स्वर के ह्रस्व और या दीर्घ रूप साथ साथ आए तो दोनों के स्थान पर कौन सा स्वर हो जाता है। अब देखो किसी भी स्वर है, किसी भी स्वर, एक ही स्वर जैसे कि अ ले लिया, तो ये हो गया ह्रस्व और उसका दीर्घ रूप, ये आ गया दीर्घ रूप। ह्रस्व या दीर्घ रूप साथ साथ आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, तो दोनों के स्थान पर क्या होगा, आ होगा। और ऐसे में वो क्या, आ इसमें क्या है, दीर्घ है, तो ये इसका उत्तर नंबर कौन सा हो जाएगा, स। स मतलब वो हो जाएगा दीर्घ स्वर, क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अब इसमें पूछा है कि निम्न में लिखित में से अघोष वर्ण नहीं है। अब आपको ये है, या तो अघोष याद होने चाहिए, अघोष नहीं है तो सघोष होने चाहिए। अब आपको बता दूं कि सघोष कौन से होंगे। सघोष पहले तो ये कि होंगे 31, कितने होंगे, 31 होंगे। 3100 के अंदर पहले तो देख लो आप, सभी स्वर आ जाएंगे, कितने, जो सभी स्वर हैं वो इसमें सघोष में आ जाएंगे। उसके बाद में प्रत्येक वर्ग है उसके अंतिम 3 अक्षर, ठीक है ना। तो जैसे कि क वर्ग है तो उसमें ख के बाद वाला, यानी कि ग और घ और यड़। उसके बाद में च उसके अंदर ज और ये झ और ये ण। उसके बाद ट ठ ड ढ में तो ट ठ और छोड़ो आप, ड और ढ, और उसके बाद में ण। उसके बाद त थ के बाद में ये द, उसके बाद में ध और उसका न। प फ, उसके बाद प फ वाला में क्या आ जाएगा, ब, ये भ और ये म। और उसके बाद में इसके 4 वर्ण और कौन से, यवरल वाले, य, व, र और ये ल, और ये तो दो 3 छः 3 3 9 4 12 15 15 और 16 17 18 और 18 और ये हो जाएंगे 13, 18 प्लस 13, 8 और 3 11, 1 और 2 और ये 31। तो ये हो गए आपके 3 3 और 3 6, 6 और 3 9 और 9 3 12 3 15, 15 और 4 ये हो गए, ये 19 हो गए, और 19 और इन सभी को जोड़ा तो कितने हो गए, ये आपके हो गए 31 स्वर हो जाए। अब आप इसमें से देखो कौन सा इसमें आ रहा है। देखिए क है, च है और ये सभी तो आपके इसमें आ जाएंगे, अघोष में आ जाएंगे। पीछे क्या रह जाता है, ग, यानी कि क वर्ग का तीसरा अक्षर, यानी कि पहले दो तो आ जाएंगे अघोष में, और तीसरा आ जाएगा, ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा सघोष के अंदर। यानी कि वो क्या है, अघोष वर्ण नहीं है, क्योंकि इसी ये क वर्ग का पहला अक्षर क है, ये हो गया अघोष, और दूसरा इसके अंदर है नहीं, ये च है तो ये भी अघोष हो गया, और ये ऊष्म वर्ण है तो ये भी आ गए अघोष के अंदर। तो पीछे कौन रह जाता है, एक रह जाता है ग, और ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न संख्या यह है कि निम्न में से अंतस्थ व्यंजन नहीं है। क्या? अंतस्थ व्यंजन नहीं है। तो अंतस्थ व्यंजन यानी कि पहले तो कौन से अंतस्थ व्यंजन वो होंगे जहां पर व्यंजन खत्म होते हैं। कहां पर? जहां व्यंजन खत्म हो रहे हैं। प, फ, ब, भ, म, या व्यंजन खत्म हो रहे हैं। उसके बाद में क्या आएगा? य, व, र और ल। ये चार है, इन चारों को कहा जाता है अंतस्थ। अब आप देख लो, ये अंतस्थ है, ये अंतस्थ है, ये अंतस्थ है, ये अंतस्थ नहीं है। कौन सा? ब। अ, ब है वो उपपदमान्या नाम होस्तो, ये है ओष्ठ्य वर्ण है। कौन सा वर्ण है? ओष्ठ्य वर्ण। ओष्ठ्य वर्ण यानी इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? होस्ट से हो रहा है। और अगर यहाँ पर व होता तो ये क्या कैसा हो जाता? अंतस्थ वर्ण या अंतस्थ व्यंजन हो जाता। चलो आगे, प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित वर्णों को उनके उच्चारण स्थान से सुमिलित कीजिए, यानी इनको अपने उच्चारण स्थान से इनको जोड़ना है। देखिए पहला क आ गया, और क मैंने आपको याद करवा दिया। क वर्ग पूरा कंठ से, क से कंठ और क से ही क वर्ग, यानी सीधा कहाँ आपको यहाँ चलना है। उसके बाद में आ रहा है त। मैंने बताया था त वर्ग ऐसा है कि त वर्ग का उच्चारण स्थान ऐसे स्थान से हो रहा है जो इस त वर्ग के अंदर ही वो उसका पहला अक्षर है, उस त वर्ग के अंदर है। यानी कि त का उच्चारण स्थान दंत्य से होगा। कहाँ से होगा? दंत्य से हो जाएगा। अब देखो इसके अंदर न भी आ रहा है, लेकिन न है सभी वर्गों के अंतिम अक्षर है, वो किस में है? नासिका वर्ण में। तो ये इधर चला गया। अब पीछे क्या रहा? स, यानी ये हो गया तालु। अब आप देख लीजिए, ऐसा है कि पहले का 5 मिनट में आ जा। क के अंदर ये हो गया ग सीधा, दूसरे का आप देख लीजिए क, तीसरे का घ, चौथे का ख। तो ये आपका 14वां प्रश्न हो गया सही। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न संख्या है कि 15वां, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अब ये वापस अंतस्थ व्यंजन के बारे में आया है। और अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? य, व, र, ल। इनको अर्ध स्वर भी कहता है। तो ये देखिए आपका ये है, वो क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। चलते आगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या है 16। निम्न में से संयुक्त व्यंजन है, यानी कि हिंदी वर्णमाला के अंदर संयुक्त वर्ण कितने हैं, यानी संयुक्त व्यंजन कितने हैं? देखिए श, त्र, ज्ञ और स्र। देखिए ये है स, यानी कि क प्लस स और लास्ट में स्वर, ये इनके मिलने से बनता है स। अब आप देखिए ये त्र है ना, त्र के अंदर पहले क्या बोला जा रहा है? त। त्र के अंदर पहले क्या बोला जा रहा है? सबसे बोलते क्या आ रहा है? त आ रहा है, ये त लिख दो। उसके बाद में क्या आ रहा है? त्र में र आ रहा है, ये र लिख दो। फिर आपको लास्ट में क्या लिखना है? खाली स्वर अ। अब ज्ञ है तो ज्ञ के अंदर भी यही है। वैसे ये ज्ञ नहीं, इसको ज्ञ कहते हैं। तो ये ज, फिर ये आ गया य, फिर ये अ, और यहाँ है स्र। तो स्र के अंदर कौन सा है? ये स। उसके बाद में र आ रहा है तो र लिखो, और उसके बाद में ये अ आ गया। ये तो इनका, अगर ये कभी कभी ये सवाल आता है कि स है तो स का अपन लिखेंगे कैसे, ये भी सवाल आता है। अब आप इसमें से संयुक्त व्यंजन है, स, त्र, ज्ञ, स्र में से कोई है? ये अ में दिख रहा है आपको, क्या है? त्र। तो ये इसका आंसर हो गया। अब प्रश्न संख्या है 17। अब इसमें है कि निम्न में से सुमेलित युग्म नहीं है, यानी इसमें से ऐसा है जो ऑप्शन दे रखा है वो उससे मिलता है नहीं है। ये पहला अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजन य, तो ये सही है। फिर आया संयुक्त व्यंजन, तो अभी अपने 4 पढ़े थे, सही है। और उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन और दीर्घ स्वर, तो इसके अंदर उष्म व्यंजनों में ह आया है। तो स, श, श, ह, ये उष्म व्यंजन। और दीर्घ स्वर है वो री है, वो इसका क्या होगा? गलत हो जाएगा।
ये दीर्घ स्वर में री नहीं आएगी। चेतन, प्रश्न संख्या 18 है। 18 में है कि निम्न में से गलत विकल्प कौन सा है। प्रश्न संख्या 18। अब इसमें से आपको बताना है कि गलत कौन सा है। ये कह रहा है री का प्रयोग स्वर के रूप में हिंदी में नहीं होता है। सही बात है कि री का प्रयोग हिंदी में स्वरों में नहीं होता है। अब कह रहा है विसर्ग न तो स्वर है और न व्यंजन है। सही बात है, क्योंकि विसर्ग है वो न स्वरों में आता है न व्यंजनों में आता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, विसर्ग को, और दूसरा जो अनुस्वार है इन दोनों को कहते हैं अयोगवहा। तीसरा है अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के पहले आता है। तो अनुस्वार की तरफ विसर्ग है वो स्वर के पहले नहीं आता है, बाद में आता है। इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया। चौथा है ह्रस्व स्वर की संगति दूसरे स्वरों से नहीं होती है। तो अब इसमें से गलत विकल्प कौन सा है, तो ये आपका हो गया ह्रस्व स्वर की संगति है दूसरे स्वरों से नहीं होती, क्योंकि ह्रस्व स्वर है वो हमेशा अकेला आता है, उसका स्वतंत्र अस्तित्व है, और दूसरे स्वर हैं वो इन ह्रस्व स्वरों की ही सहायता से बनाए जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19 है। 19 ये कह रहा है कि निम्न में से अशुद्ध कौन सा है, वो आपको देखना है। अब देखिए इसमें कहा है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्प प्राण है। एकदम सही बात है, यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा तो हो जाएगा अल्प प्राण। और अगर ये जाए, कहा जाए कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, क्या दूसरा, ये दो हैं तो वो हो जाएगा अघोष। ठीक है, अघोष। फिर इसने कहा प्रत्येक वर्ग का पहला और चौथा वर्ण तथा ऊष्म वर्ण महाप्राण होते हैं। ये गलत हो रहा है, क्योंकि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा और ऊष्म वर्ण वो महाप्राण होते हैं। फिर है अल्प प्राण की अपेक्षा महाप्राण वर्णों में प्राणवायु का अधिक प्रयोग उपयोग होता है। सही बात है। फिर इसने कहा सत्र ज्ञ की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती है, इनकी गणना होती है वो होती है संयुक्त वर्णों में होती है। किसमें होती है, संयुक्त वर्ण है, इनका अस्तित्व है वो दूसरे वर्णों पर है, इसलिए इनको कहते हैं संयुक्त वर्ण। तो इस प्रकार से अपना जो अशुद्ध कौन सा हो गया, अशुद्ध हो गया ऑप्शन नंबर ब। अब प्रश्न संख्या है 20। कौन सा प्रश्न है, प्रश्न है 20, और इसमें है कि निम्न में से अघोष वर्ण नहीं है। कौन सा, अघोष वर्ण नहीं है। अघोष और सघोष आपको बता दिया है। अघोष कौन कौन से हो जाएंगे, अघोष होंगे 13। कौन कौन से, प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण देख लो आप, ये क और ये ख, ये दो आ रहे हैं, इसका मतलब ये तो अघोष है। फिर इसने और इसके साथ में और क्या है, प और फ, ये भी आ रहा है। पीछे क्या रह जाता है, व, ये है अंतस्थ वर्ण है। कौन सा है, अंतस्थ वर्ण है, वो सघोष के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा, य, व और और ल। ये किस में आएगा, ये आएगा सघोष के अंदर। किस में आएगा, सघोष के अंदर ये आएगा, और इसलिए ये है वो अघोष वर्ण नहीं है, और यही अपना क्या है, आंसर है अपना